हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। और आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या संभावनाओं से संबंधित क्या क्या निष्कर्ष हैं, भारत के लिए क्या निष्कर्ष हैं या वर्ल्ड के लिए क्या जो उसके डिसीजंस हैं या उसकी रिपोर्ट्स में जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इससे संबंधित प्रीलिम्स और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या आने की चांसेस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अभिषेक श्रीवास्तव सर, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र अनअकैडमी, 7 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस। और ये ट्रू एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। तो सबसे पहले तो ये देखें कि वाई इन डिस्कशन, या हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, सो संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट है, जिसको हम WPP रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, इसका जो 2022 का एडिशन आया, इसमें ये कहा गया कि इंडिया के वर्ष 2023 में ये सबसे अधिक आबादी या सर्वाधिक आबादी वाला ये देश हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे आबादी वाले देश चीन से आगे निकलने का एक अनुमान लगाया गया। तो अब यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें कि संभावनाएं किस तरीके की हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो जनसंख्या प्रभाग वर्ष है ये 1951 से द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में एक बार द्विवार्षिक रूप में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स को प्रकाशित कर रहा है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का हर संशोधन वर्ष 1950 से शुरू होने वाले जनसंख्या संकेतक या पॉपुलेशन इंडिकेटर्स इनकी एक ऐतिहासिक समय श्रृंखला को प्रदान करता है। साथ ही साथ ये बर्थ रेट, डेथ रेट या इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो है, इंटरनेशनल माइग्रेशन में पिछले रुझानों के अनुमानों को संशोधित करने के लिए नए जारी किए गए राष्ट्रीय डेटा को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं, है ना, या जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखें। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है पॉपुलेशन इंक्रीज या जनसंख्या वृद्धि, लेकिन वृद्धि दर कम। ठीक है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है लेकिन वृद्धि दर कम है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ये ग्लोबल पॉपुलेशन है या वैश्विक जनसंख्या है, ये वर्ष 2030 में 8.5 बिलियन के आसपास, 2050 में 9.7 बिलियन के आसपास, और 2100 के आसपास हम देखें तो 10.4 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, 1950 के बाद पहली बार वर्ष 2020 में जो ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या वैश्विक विकास दर है, वैश्विक विकास दर जो है ये 1% से कम हुई। ठीक है, और ये जो दरें हैं या जो रेट्स हैं ये देशों और क्षेत्रों में काफ़ी अलग अलग हैं। ऐसा कहा गया है कि 2050 तक जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसमें जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज या अनुमानित वृद्धि है उसका आधे से अधिक केवल 8 देशों में केंद्रित होगा, और उन 8 देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इसके बाद कॉन्गो, फिलीपींस, है ना, तो इस तरीके के 8 देश इसमें शामिल हैं। और 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या सबसे कम विकसित देश
दुनिया के सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में से हैं। संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव और संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी उपलब्धियों में चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2022 और 2050 के बीच में कई देशों की आबादी दोगुनी होने का अनुमान है। तो आबादी जो है वो दोगुनी होने का एक अनुमान है। अब इस रिपोर्ट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन या बुजुर्गों की बढ़ती हुई आबादी। तो 65 इयर्स या उससे अधिक की आयु की जो वैश्विक आबादी का हिस्सा वर्ष 2022 में जो 10% था वो 2050 तक आते आते 16% के आसपास आ जाएगा। अगली चीज यहां पर आती है डेमोग्राफिक डिवीजन या जनसांख्यिकीय विभाजन। तो प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट के कारण जो वर्किंग ग्रुप है या हम जिसको कामकाजी उम्र कहते हैं, तो कामकाजी उम्र जो है वो 25 से 64 साल के बीच में मानी जाती है। इसकी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर पैदा हुआ है। आयु वितरण में ये जो बदलाव है ये त्वरित आर्थिक विकास के लिए समयबद्ध अवसर को प्रदान करता है। तो ये टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी या समयबद्ध अवसर को प्रदान कर रहा है। अगली चीज यहां पर आती है इंटरनेशनल माइग्रेशन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। ठीक है, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन को देखें तो कुछ देशों की जनसंख्या प्रवृत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। और वर्ष 2000 से लेकर 2020 के बीच जो हाई इनकम वाले कंट्रीज थे, हाई इनकम कंट्रीज, इनकी जनसंख्या वृद्धि में इंटरनेशनल माइग्रेशन का योगदान जो उनका बर्थ और डेथ रेट बैलेंस है उससे ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये प्रवास अगले कुछ दशकों में जो उच्च आय वाले देश हैं उसमें जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेशन जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक या ओनली रीजन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो इंडिया से या भारत से संबंधित निष्कर्ष हैं उसको हम देखें तो इसमें कहा गया है कि 1972 में भारत की विकास दर 2.3% थी, जो कि अब घटकर 1% से कम हो गई। इस अवधि में हर भारतीय महिला के अपने जीवन काल में बच्चों की संख्या ये भी 5.4 से घटकर 2.1 के आसपास आ गई। तो इस रिपोर्ट में भारत के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई और इसमें ये कहा गया कि वर्ष 1972 में जो भारत की विकास दर थी वो 2.3% थी, जो कि 1% से कम रह गई है। और साथ ही साथ हर भारतीय महिला का जो अपने जीवन काल में प्रजनन क्षमता उसकी है या बच्चों की संख्या वो 5.4 से घटकर 2.1 से भी कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी प्रतिस्थापन प्रजनन दर को प्राप्त कर लिया है, जिस पर एक आबादी अपने आप को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल देती है। तो यहाँ पर जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट में यहाँ पर गिरावट आ रही है, इसीलिए स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा में प्रगति के साथ साथ जो डेथ रेट है उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पे अगली चीज आती है कि 0 से 14 वर्ष, 15 से 24 वर्ष की जनसंख्या में गिरावट जारी रहेगी, जबकि आने वाले दशकों में हम देखें तो 25 से 64 आयु वर्ग और 65 प्लस की जो जनसंख्या है इसमें वृद्धि या इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उत्तरोत्तर पीढ़ियों के लिए समय से पहले मृत्यु दर में ये कमी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बढ़े हुए स्तरों में परिलक्षित होती है और ये भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारक रहा है। तो अब इससे संबंधित कुछ इनिशिएटिव्स या पहल हैं, तो उनको हम लोग देखें तो वृद्ध आबादी वाले देशों को सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा और
पेंशन सिस्टम या पेंशन जो प्रणाली है उसकी स्थिरता में सुधार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों की स्थापना सहित वृद्ध व्यक्तियों के बढ़ते अनुपात में सार्वजनिक कार्यक्रमों को अनुकूलित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड पीपल के लिए जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं उनके लिए थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अनुकूल आयु वितरण के संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिए देशों को सभी उम्र में स्वास्थ्य देखभाल और इसके साथ साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन तक पहुंच सुनिश्चित करके एवं उत्पादक रोजगार और अच्छे काम के अवसरों को बढ़ावा देकर अपनी मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल के विकास में निवेश की यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, तो मानव पूंजी के विकास में निवेश की जरूरत है और पहले से ही 25 से 64 आयु वर्ग के लोगों को कौशल की आवश्यकता है, जो ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि वे अधिक उत्पादक हों और साथ ही साथ बेहतर आय अर्जित कर सकें। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो 65 प्लस आयु श्रेणी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है और इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भविष्य की सरकारों के समक्ष संसाधनों या रिसोर्सेज पर काफ़ी दबाव बढ़ाएगा और यदि वृद्ध परिवार के ढांचे के भीतर रहते हैं तो सरकार पर यहाँ पर बोझ कम हो सकता है। तो अगर हम अपनी जड़ों या परंपराओं की ओर वापस जाते हैं या और परिवार के रूप में रहते हैं तो यहाँ पर चुनौतियाँ कम हों। ठीक है, तो चुनौतियाँ यहाँ पर कम होंगी और कम होने का जो कारण है वो ये है कि हम जड़ों या परंपराओं की ओर वापस जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ परिवार के रूप में रहना। तो अब इसमें देखें कि प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो प्रीलिम्स लेवल पर देखें तो सबसे पहले आता है जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसांख्यिकीय लाभांश, इसके साथ साथ डेथ रेट या मृत्यु दर, बर्थ रेट या प्रजनन दर, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास जो लक्ष्य हैं। इसके बाद मेन से संबंधित जो टॉपिक है वो आ सकता है विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 जो आज का टॉपिक है, ये आज मेंस के लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ और आज हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 पर डिस्कस किया। उसके कई सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर डिस्कस किया। इंडिया के रिलेशन में क्या क्या चीज़ें उस रिपोर्ट में कही गई हैं वो हम लोगों ने देखी और साथ ही साथ इससे हम किस तरीके से थोड़ा सा मतलब हम देख सकते हैं कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए जिसके माध्यम से ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इसका जो है रिसोर्सेज पर दबाव भी बढ़ रहा है। तो सरकार को इससे थोड़ा सा निपटने के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड मैं चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।